सभी लोग आ जाइए, पेन डायरी लेकर अलर्ट हो जाइए। आप सभी को मेरा नमस्कार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस अद्भुत अभ्युदय योजना में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। आज भी उसी टॉपिक पर रहेंगे हम लोग। आज उसको समाप्त करेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि ये चिंतन परक टॉपिक है और इसको बढ़िया से आप देखना अच्छे से। इस टॉपिक से थोड़ा आपकी समझ विकसित होगी, क्योंकि एजुकेशन का वाला टॉपिक है और इसमें जो है रिकमेंडेशंस ढेर सारे हैं, सिफारिशें हैं ढेर सारे, और इस सिफारिशों से भी क्वेश्चन आता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। तो वो कल का रिकैप हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कल हम लोग जो है भारत में, यानी कि जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ था उसको हम लोगों ने पढ़ा था पूरा ओवरऑल। यानी कि एक तो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया में जो शिक्षा का विकास हो रहा था उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और एक आपने देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा था शिक्षा का, उसके लिए एक लैंडमार्क था 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम का अध्ययन आप लोग कई बार कर चुके हैं और उसमें धर्म के बारे में, समाज के बारे में और व्यापारी के एकाधिकार के बारे में और शिक्षा के बारे में उसमें कहा गया है। यानी कि उस अधिनियम में बताया गया है कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। यानी कि वो शिक्षा के लिए एक लैंडमार्क था। एक समझ लीजिए शिक्षा के लिए लैंडमार्क के रूप में था वो अधिनियम, यानी कि चार्टर एक्ट। तो उसको दिमाग में रखना है। और उसके बाद आपने देखा कि शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे डेवलपमेंट हुए। आंग्ल प्राच्य विवाद हो गया, जिसका समाधान करने के लिए 1823 में एक जो है पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी का गठन किया गया 10 सदस्यीय, जिसमें लॉर्ड मैकाले था। बराबर सदस्य थे और इसका कोई जो है निष्कर्ष नहीं निकल पाया। और लास्ट में जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से एक तरह से डीएफटी थियरी को लागू कर दिया गया। यानी कि डीएफटी थियरी आ गई, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, और जिसे जो है एक सरकारी नीति के तौर पर लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू कर दिया। और बाद में आप देखोगे कि जो लॉर्ड डलहौजी के समय में उसको जो है एक तरह से जो वुड डिस्पैच था उसमें परित्याग कर दिया गया। तो हम लोगों ने काफ़ी जो है डेवलपमेंट करके और वुड डिस्पैच पर पहुंच गए थे। चार्ल्स वुड जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, वो एक तरह से कह लीजिए वही उसके जो है उन्हीं के द्वारा वो प्रस्तुत की गई थी योजना, जिसके कारण उसके जो है वुड का घोषणा पत्र कहते हैं, वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। और जिसमें आप देखोगे तो लगभग जो है यानी कि 100 आर्टिकल थे, 100 आर्टिकल थे। और उसमें जो है एक तरह से कह लीजिए कि विश्वविद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में था। वैसे तो शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर उस पर प्रकाश डाला गया। और उसमें जो सबसे बड़ी बात थी उसमें ये देखा गया कि यानी कि शिक्षा का जो माध्यम है, जो प्राइमरी लेवल पर और एक तरह से कह लीजिए मिडिल लेवल पर और हायर लेवल पर जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है, उसका जो माध्यम है वो क्या होगा। कभी कभी आप देखोगे कि उसके रिकमेंडेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। एक बार इसी तरह से क्वेश्चन आया तो उसमें दिया था कि सत्य असत्य कथन की पहचान करें वुड डिस्पैच के बारे में। और उसमें ये दे दिया था कि शिक्षा का जो सभी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की बात कही गई, यानी कि वो पॉइंट गलत था। तो इस तरह से सत्य असत्य का जब क्वेश्चन आएगा तो आप निर्णय नहीं कर पाओगे।
यानी कि उसको समझने के लिए आपको ये समझना है कि जो प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी में शिक्षा का प्रचार प्रसार है, उसके लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज की बात की गई, यानी कि जो स्थानीय भाषा में हो, वहाँ मीडियम जो है स्थानीय भाषा में हो, यानी कि उनका अपना क्षेत्रीय भाषा स्थानीय भाषा में हो, और जो मिडिल यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो एंग्लो वर्नाकुलर हो, और जो हायर एजुकेशन है उसके लिए कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है वो जो है इंग्लिश मीडियम से हो, यानी कि वहाँ शिक्षा का माध्यम प्योरली जो है अंग्रेजी हो। तो इस प्रकार से रिकमेंडेशन को आप पूरी तरह तोड़ मड़ोड़ के जब देखोगे तब ये चीज़ें समझ में आएगी। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि यूनिवर्सिटी यानी कि लंदन यूनिवर्सिटी के नमूने पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। फिर वहाँ आपने देखा कि 1857 में ये विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गए। तो अगर आधुनिक भारत की पहली यूनिवर्सिटी आ जाए तो कलकत्ता विश्वविद्यालय, पहला मेडिकल कॉलेज आ जाए तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, पहला रुड़की कॉलेज आ जाए तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज 1847, पहला हाई कोर्ट आ जाए तो कलकत्ता में, पहला सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो कलकत्ता में। यानी कि मैक्सिमम आप देखोगे कि मॉडर्न इंडिया में मैक्सिमम जो विचारधाराएं प्रारंभ हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल से रिलेटेड है, कलकत्ता से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों को भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपने देखा कि वो कैंपस वाले यूनिवर्सिटी नहीं थे, वो डिग्री प्रोवाइड करने का काम करते थे, उपाधियों को बांटने का काम करते थे, एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने का काम करते थे, यानी कि परीक्षाएं लेना और डिग्री देना उनका काम था। यानी कि कैंपस में अध्ययन अध्यापन नहीं होता था। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो वो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे। और उसके बाद आप देखोगे स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई, और ग्रांट्स इन एड यानी कि निजी क्षेत्र में अनुदान के द्वारा जो है शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात की गई। और इसके बाद आप देखोगे 5 प्रांतों में, जो ब्रिटिश भारत के 5 प्रांत थे जिसमें पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है और पंजाब और कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यहाँ एक एक जो है लोक शिक्षा विभाग के गठन की बात की गई। यानी कि एक एक निदेशक के अधीन जो है 5 क्षेत्रों में लोक शिक्षा विभाग के गठन की बात की गई। ये शिक्षा के प्रगति की रिपोर्ट तैयार करेंगे और वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेंगे। तो ओवरऑल अगर इसके पूरे प्रावधान को देखा जाए, और इसका एक जो सबसे बेहतरीन प्रावधान था कि जो टीचर्स थे, जो एक तरह से कह लीजिए उनके गुणवत्ता को, जो टीचर्स थे उनके क्वालिटी को और बढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के गठन की बात की गई। यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग जो है इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे, जिसको हम लोग एक तरह से टीटीआई का नाम लेते हैं, यानी कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना की बात कही गई। तो एक प्रकार से जितने रिकमेंडेशन रहे ओवरऑल आप देखोगे तो इसने इतना फोकस किया सभी क्षेत्रों पर कि इसको शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा माना गया। यानी कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो आप चार्ल्स वुड के डिस्पैच को मारना है। यानी कि 1854 में जो वुड का डिस्पैच प्रस्तुत किया गया उसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ द एजुकेशनल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। इसके बाद आप आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो आप एक अध्ययन करोगे, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो बीच की घटनाएं हैं उसको भी असेस करना, तब आप कहीं उस चीज़ को समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। क्योंकि विकास का मतलब है कि एक एक दशक की घटनाओं का समीक्षा करना। तो 1854 से लेकर हंटर आयोग के बीच में जितनी भी घटनाएं, उसका पूरा समीक्षा आप करोगे, तब जाके पता चलेगा कि हंटर के मंतव्य क्या थे या उद्देश्य क्या थे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और हंटर आयोग की तरफ चलते हैं। तो हंटर आयोग में आप देखोगे तो लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में हंटर आयोग के गठन की बात की गई। हंटर आयोग जो एक तरह से कह लीजिए कि लॉर्ड रिपन के समय में है। लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, और इसी के समय में 1881 में नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ होती है। तो लॉर्ड रिपन को ध्यान रखना, ही वॉज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन है उसका जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। और नियमित रूप से जो दशकीय जनगणना हुई उसको भी जो है एक तरह से प्रारंभ करने का, वैसे तो आप देखोगे जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में प्रारंभ हुई, लेकिन अगर दशकीय जनगणना को देखा जाए तो लॉर्ड रिपन के समय में, इसी के समय में इल्बर्ट बिल विवाद आया, और इसी के बाद आप देखोगे पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी 1885 में। तो हमें ध्यान रखना, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन के नीतियों को ध्यान रखना है, तब हम इस संदर्भ को समझ सकते हैं। तो हंटर आयोग में कुल 21 सदस्य थे, जिसमें 8 सदस्य भारतीय थे, और W हंटर के अध्यक्षता में ये तैयार किया गया, इसलिए इसको हंटर कमीशन कहते हैं, यानी कि लीडेड बाय हंटर। एक हंटर समिति है जो जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए गठित की गई 1919 में। वो हंटर कमेटी है, 8 सदस्यीय थी, और ये 21 सदस्य जिसमें 8 सदस्य भारतीय थे। तो इसको जो है एक तरह से आप देखोगे तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव देने की बात कही गई, और जो उच्च शिक्षा थी वो इसके टर्म ऑफ कंडीशन में नहीं थी। तो ध्यान रखना, बेसिकली जो है ये इनके टर्म ऑफ कंडीशन में नहीं थी। बेसिकली जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए ये आया था, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा के लिए, और इनके जो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विकास के जो मानदंड थे उसको सुनिश्चित करना, इसको बढ़ावा देना, और एक तरह से कह लीजिए कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको एक तरह से 2 फोल्ड में बांटना। यानी कि माध्यमिक शिक्षा को आप देखोगे तो इस तरह से उसको जो है एक तरह से जैसे एक प्रोफेशनल होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, यानी कि इसको 2 फेजेज में बांट देना। प्रोफेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन, एक साहित्यिक शिक्षा हो, और एक तरह से कह लीजिए कि 2 फोल्ड में इसको बांट देना, एक व्यावसायिक शिक्षा और साहित्यिक शिक्षा की तरफ। यानी कि एक जो है व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई, और एक साहित्यिक शिक्षा की बात की गई, और एक प्रकार से जो स्त्री शिक्षा था उसको भी बढ़ावा देने की बात की गई। स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात की गई, यानी कि इसकी स्थिति जो प्रेसिडेंसी थे, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इन प्रेसिडेंसी के अलावा जो स्त्रियों की स्थिति थी शिक्षा, यानी कि स्त्री शिक्षा की स्थिति जो है पतनोन्मुखी थी, तो उस क्षेत्र में जो है इसको एक तरह से कह लीजिए बढ़ावा देने की बात कही गई। तो इसका मुख्य रूप से जो रिकमेंडेशन आया वो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक मतलब फोकस किया गया, और इसमें आप देखोगे तो कुल 200 के आसपास एक तरह से सुझाव आते हैं, और प्राथमिक शिक्षा को एक तरह से बढ़ावा दिया गया, माध्यमिक शिक्षा पर भी फोकस किया गया, और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, ग्रांट सीनेड अनुदान शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, व्यावसायिक और साहित्यिक शिक्षा पर बल दिया गया,
और इसके बाद जो है इसी के रिकमेंडेशन के बाद आप देखोगे इसी वर्ष जो है 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगी, पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाएगा और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगी। और ये जो है कैंपस युक्त यूनिवर्सिटी है, यानी कि जहां अध्ययन अध्यापन का भी कार्य हो रहा, यानी कि जो डिग्री प्रोवाइड करने का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देखोगे तो अध्ययन अध्यापन का भी काम हो रहा। तो इसके रिकमेंडेशन में आपको ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन इसके टर्म ऑफ रिकमेंडेशन में नहीं है। इसके मुख्य रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उस पर अपना सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यानी कि आधुनिक भारत का पहला विश्वविद्यालय आ जाए जो कि कैंपस युक्त यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब विश्वविद्यालय का नाम बताना। और कैंपस माइनस आ जाए तो एक तरह से कलकत्ता यूनिवर्सिटी या बंगाल, जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, और वो भी किस वर्ष है तो 1857। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 20 वर्षों तक शिक्षा का आगामी जो कार्यक्रम है वो इसी योजना के आधार पर चल रहा है। यानी कि आगामी अगर 20 वर्ष देखा जाए तो 1882 के बाद 1892 और फिर 1902 आ जाएगा, और उस समय लॉर्ड कर्जन का समय आएगा। और उस समय आप देखोगे कि उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है, धीरे धीरे गरम दल आ रहा, यानी कि कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कांग्रेस के फर्स्ट फेज में उदारवादी चरण में आप देखोगे तो उसका रिएक्शन धीरे धीरे होने लगता है। और लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रवाद में और उग्रता प्रदान किया। थोड़ा प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल था, वायसराय था, और उसी के समय में बंगाल विभाजन हुआ, यानी कि बंग भंग हुआ और एक तरह से कह लीजिए एक सेंटर के रूप में आ गया, यानी कि पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल, और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका हो गया और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता बना। तो उस चीज़ को हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसको जब आप स्टडी करोगे तो इसके रिकमेंडेशन में प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन को रखना है, हायर एजुकेशन इसकी टर्म ऑफ कंडीशन में नहीं था। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, लॉर्ड कर्जन का समय। लॉर्ड कर्जन के समय में जो शिक्षा का विकास होगा, यानी कि 1901, 1902 और 1904 शिमला में एक सम्मेलन होता है, शिमला सम्मेलन। शिमला में एक सम्मेलन होता है शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों से विद्वान यहाँ बुलाए जाते हैं और शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। और शिमला कॉन्फ्रेंस में जो एक तरह से सभी जो विद्वान उसमें शामिल हुए, उन्होंने एक राय मशवरा लिया और शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर, यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर सुझाव देने के लिए एक आयोग के गठन की बात कही गई। जो शिमला सम्मेलन था वो शिक्षा के सभी क्षेत्रों की बात करता था, शिक्षा के सभी स्तरों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। और एक तरह से देखा जाए तो ये जो है लॉर्ड कर्जन वो कटु आलोचक रहता है लॉर्ड मैकाले के सिस्टम का, क्योंकि उसने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा नज़रअंदाज किया और प्राथमिक शिक्षा के क्वालिटेटिव विकास पर ध्यान नहीं दिया, यानी कि देसी भाषा में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट नहीं किया। इसलिए लॉर्ड मैकाले की पद्धति का पूरी तरह ये विरोध करता है। लेकिन इसका जो आंतरिक मंतव्य रहता है, उसका मेन उद्देश्य जो एक तरह से कह लीजिए रैली आयोग या विश्वविद्यालय अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था
वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। तो कभी भी किसी भी योजना के एक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में लेके चलना है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था, उसके मेन लक्ष्य क्या थे, उद्देश्य क्या थे, उसका इंटरनल मोटिव्स क्या था। क्या शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा? तो यहाँ आप देखोगे कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार लाने के लिए, सुझाव देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया और टॉमस रैली के अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया जिसको रैली आयोग कहते हैं। रैली आयोग है और इसी के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया। तो कभी भी ध्यान रखना है कि अगर रैली आयोग आ जाए तो 1902 लगाना है और विश्वविद्यालय अधिनियम आ जाए, यानी कि उस आयोग के द्वारा जो रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया गया, जो सुझाव प्रस्तुत किए गए, 150 प्रस्ताव लगभग इसमें प्रस्तुत किए गए और उन्हीं सुझाव के आधार पर जो एक्ट बना उसी को हम लोग यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये बार बार मिलाने के लिए आता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम कब का है। तो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है, विश्वविद्यालय अधिनियम जो है, एक तरह से आप देखोगे तो 1904 का, यानी कि 1902 में रैली आयोग, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसका मोटिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। यानी कि आप देखोगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, ये इसका मेन मोटिव्स है। यानी कि विश्वविद्यालयी शिक्षा जो है उस पर कंट्रोल ओवर हो सरकार का, यानी कि वायसराय का, गवर्नर जनरल की कंट्रोलिंग हो उस पर, यानी कि वो एक तरह से वीटो का इस्तेमाल कर सकता हो। सीनेट जो आप देखोगे, सीनेट के प्रस्ताव पर वीटो का जो आया, यानी कि उसका जो एक तरह से फेलोज के मनोनयन की बात आई कि उसके मनोनयन कैसे होंगे, तो अधिकांश सदस्य तो मनोनीत होते थे, कम ही निर्वाचित होते थे। तो इसमें एक कहा गया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित हो और जो विश्वविद्यालयों के संबद्धता की बात है, जो विश्वविद्यालय एफिलिएशन करता है कॉलेजों का, उसके भी नियम सिद्धांत कड़े करना चाहिए। यानी कि जो कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करता है और जो क्षेत्र का सीमांकन करना है, क्षेत्र एक तरह से निर्धारण करना है, वो उसके भी जो है एक तरह से कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेना। यानी कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रिपोर्ट दे रहा और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में क्या कह रहा है कि क्वालिटेटिव विकास हो। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे तो एक क्वालिटेटिव विकास की बात की गई, लाइब्रेरी स्थापित करने की बात की गई और एक तरह से कह लीजिए कि पुस्तकालय बनाए जाने की बात की गई, लाइब्रेरी स्थापित करने की और उनके क्वालिटेटिव उच्च एक तरह से गुणवत्ता निर्धारित करने की बात की गई। और सबसे बड़ी बात है कि जो फेलोज वगैरह थे, जो आपने देखा कि जो है जो विधि सदस्य थे, जो फेलोज वगैरह होते थे, आशीष का क्या दिक्कत आ रही थी, वो दे देना, पानी गर्मा के ठंडा लेते आया। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो वहाँ अधि सदस्य होते थे फेलोज, उसका मनोनयन होता था। तो उसमें आप देखोगे कि जैसे कलकत्ता है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बम्बई है और मद्रास है, यहाँ से आप देखोगे तो इसमें जो फेलोज की संख्या है ये 100 निर्धारित की गई। यानी कि अधिकतम 100 है और न्यूनतम जो है
यानी कि एक तरह से कह लीजिए सीनेट में, जो सीनेट में सदस्यों की संख्या जो है, सदस्यों की संख्या यानी कि अधिकतम जो है, अधिकतम 100 निर्धारित की गई और न्यूनतम जो है, न्यूनतम 50 निर्धारित की गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ जो है इन्हें जो है 20 सदस्यों का क्या करना था, 20 सदस्यों का एक तरह से कह लीजिए कि निर्वाचन करना था। ये निर्वाचित होंगे, बकिया सब जो है यानी कि मैक्सिमम अधिकांश सदस्य क्या होंगे, मनोनयन होगा। यानी कि अधिकांश सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होकर आएंगे, यानी कि मनोनीत होंगे। और मनोनीत किसके द्वारा होंगे, मनोनीत आप देखोगे तो एक तरह से गवर्नर जनरल के द्वारा होंगे, यानी कि सरकारी नियंत्रण। तो इनका जो मुख्य मोटिव्स रहा वो क्या रहा कि सरकारी नियंत्रण स्थापित करना है। सरकारी नियंत्रण स्थापित करने का मतलब क्या है कि ये जो सदस्यों, जो सीनेट के द्वारा प्रस्ताव लाए गए उस पर ये वीटो भी कर सकते हैं। यानी कि सीनेट के द्वारा जो गरम चाहिए, सीनेट के द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए, जो प्रस्ताव लाए जाएंगे, प्रस्ताव लाए जाएंगे उस पर जो है आप देखोगे तो वीटो भी कर सकता है, यानी कि उसे मना भी कर सकता है एक तरह से। तो अब आप देखो कि जो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास है वहाँ मिनिमम आप देखोगे मैक्सिमम 20 सदस्य जो है प्रत्येक यूनिवर्सिटी में निर्वाचित होंगे, बकिया सब जो है नॉमिनेटेड होंगे और नॉमिनेटेड बाय वायसराय, गवर्नर जनरल। और अन्य प्रेसिडेंसियों में अगर आप देखो तो वहाँ से जो है 15-15 सदस्य निर्वाचित होंगे और बकिया सब जो है मनोनीत होंगे। तो ये जो मनोनयन का पार्ट है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कि जो आंतरिक मंशा थी, जो एक तरह से लॉर्ड कर्जन की मंशा थी कि हम कंट्रोल ओवर करें शिक्षा को, हायर एजुकेशन को, तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी नियंत्रण करने की मंशा थी वो एक तरह से कह लीजिए पूरा हुई। तो इस प्रकार से इस योजना को आप देखोगे और 1902 में ही इसके लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपया खर्च करने की बात की गई और वो 5 वर्षों तक लगातार ये चलता रहा। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इसको देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में मूलतः इसको जो है रेले आयोग को, और रेले आयोग में आपसे पूछा जाता कभी कभी क्वेश्चन कि इसमें 2 सदस्य भारतीय थे, एक तो हुसैन बिलग्रामी थे और एक जस्टिस गुरदास बनर्जी थे। वहाँ चूँकि 8 सदस्य थे इसलिए पूछा नहीं जाता है, लेकिन रेले आयोग में आपसे पूछा जाएगा कि सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और एक जस्टिस थे गुरदास बनर्जी थे। तो ये 2 सदस्य जो है भारतीय शामिल थे रेले आयोग। तो कभी भी आपसे आयोग का नाम पूछेगा, जैसे वुड डिस्पैच है, हंटर आयोग है, रेले आयोग है, तो अभी तक हम लोगों ने जैसे वुड डिस्पैच का अध्ययन किया तो विश्वविद्यालयी शिक्षा, लेकिन वो सभी शिक्षा के क्षेत्र पे अपना प्रकाश डाल रहा। हंटर को आपने देखा कि बेसिकली जो है फोकस कर रहा कहाँ, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, और रेले आयोग जो है बेसिकली फोकस कर रहा कहाँ, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित हो, जो अंततः इसी तरह एक तरह से कह लीजिए कि पूरा हो गया मंतव्य। इसके बाद आप देखोगे, अब यहाँ आप देखोगे कि एक तरह से लॉर्ड कर्जन के बाद फिर मिंटो आएगा, मिंटो जो है सेकंड आएगा, फिर आप हार्डिंग आएगा। इस प्रकार से आप देखोगे धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहा, उसमें जो है 1906 में आप देखोगे तो बड़ौदा रियासत बड़ी प्रगतिशील रियासत रहती है। बड़ौदा रियासत जहाँ आप देखोगे कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में
उसको अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का एक अभियान सफल होता है। यानी कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। बड़ौदा प्रगतिशील रियासत थी और 1906 में ही आप देखोगे तो एक तरह से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और एक रंगपुर कॉलेज की स्थापना होती है। और 1906 में आपका एक कलकत्ता अधिवेशन होता है जहां दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं और वहां स्वदेशी स्वराज्य स्वशासन जैसी योजना राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से आती है। तो एक तरह से आंदोलन का रूप ले रहा था, यानी कि एक तरह से गरम दल, नरम दल और क्रांतिकारी एक मंच पर आ रहे थे। यानी कि उस समय जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, क्योंकि 1905 में जो भंग हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, उससे एक तरह से कहिए कि राष्ट्रवाद और ज़्यादा मुखरित हुआ। यानी कि उग्र राष्ट्रवाद, एक तरह से गर्म विचारधारा आने लगी उदारवादियों से प्रतिक्रिया करके। तो ऐसे समय में समाचार पत्रों की भी भूमिका बढ़ने लगी। समाचार पत्र एक तरह से इनके नीतियों की कटी आलोचना करने लगे। तो उधर आप देखोगे सेंसरशिप भी आएगा, 1908 का, 1910 का पेपर यानी कि न्यूज़पेपर एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, इस तरह से उधर भी आप देखोगे तो इन सारी गतिविधियों का पूरा निचोड़ अगर ओवरऑल आप अध्ययन करोगे तभी इसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जो बड़ौदा प्रगतिशील रियासत थी, उसी के तर्ज पर पूरे भारत में एक आंदोलन चलने की स्थिति आ गई। यानी कि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बड़ौदा जो प्रगतिशील रियासत थी, उसी के तरह जो है प्राथमिक शिक्षा को पूरे भारत में निःशुल्क और एक तरह से कह लीजिए कि अनिवार्य बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा गया। और वो भी किसके नेतृत्व में? गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। और इनके गुरु महादेव गोविंद रानाडे हुआ करते थे, जो प्रार्थना समाज और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वगैरह से जुड़े हुए थे। और जो जस्टिस रानाडे थे, जो महाराष्ट्र के सुकरात थे, विधवा पुनर्विवाह संघ के लिए फेमस थे जस्टिस रानाडे। तो एक तरह से कह लीजिए कि वो गांधी जी के परम गुरु हुआ करते थे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आता है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करने वाले पहले जो है आधुनिक भारत में पहले व्यक्तित्व कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गांधी जी से भी पहले इन्होंने एक तरह से प्रयास किया। और 1913 में आप देखोगे तो एक सरकारी शिक्षा नीति आती है, गोखले रिपोर्ट एक तरह से कहा जाए कि प्रस्तुत किया जाता है। और उसमें जो है प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने की बात कही गई। और उसमें एक रिकमेंडेशन और दिया गया कि प्रत्येक प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। जैसे हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप देखो प्रत्येक जिलों में, यानी कि 35-40 तक आप देखोगे तो उनका एक योजना है कि प्रत्येक जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इस तरह का एक भविष्य में प्रोग्राम करने की बात है। तो वहाँ कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में एक एक विश्वविद्यालय तो होना ही चाहिए। बाद में सैडलर आयोग में कहा गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति होना चाहिए, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि वाइस चांसलर होना ही चाहिए। तो वो जो वाइस चांसलर की अवधारणा है वो वहाँ पर है, लेकिन जो प्रत्येक विश्वविद्यालय की स्थापना प्रांतों में वो गोखले रिपोर्ट का ही जो एक तरह से रिकमेंडेशन है। लेकिन 1914 में चूंकि विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और विश्व युद्ध शुरू हो जाता है जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, इसलिए वो योजना अधर में रह गई और 1914 से लेकर 18 तक विश्व युद्ध चलता है। तो बीच में आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो प्रयास किया गया उसी को हम लोग गोखले योजना के नाम से या गोखले रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो 1913 की है। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो सैडलर आयोग आ जाएगा, यानी कि माइकेल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग आएगा जिसको हम लोग सैडलर आयोग कहते हैं। 1917 का सैडलर आयोग
ये भी एक तरह से कह लीजिए विश्वविद्यालय लेवल पर है, यानी कि लीड्स विश्वविद्यालय के हैं। ये लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं माइकल ओ सैडलर की अध्यक्षता में ये बनाया गया सैडलर आयोग, जो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। यानी कि इसका उद्देश्य क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो अब कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये लेवल्स को भी ध्यान रखेगा। जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक हायर एजुकेशन में स्ट्रांगनेस नहीं आएगी। इसका मतलब बेस क्या है, प्राथमिक शिक्षा क्या है, माध्यमिक शिक्षा क्या है, फिर हायर एजुकेशन की बात। तो अभी तक आप देखे होंगे कि पहले जो इसकी पहले शिक्षा योजना थी वो एक तरह से कह लीजिए मैट्रिकुलेशन थी। यानी कि मैट्रिकुलेशन का मतलब हाई स्कूल के बाद वो उच्च शिक्षा में प्रवेश कर जाता था, यानी कि 10+2, यानी कि +2 का प्रावधान नहीं था। अब यहाँ एक चीज़ ये कहा गया कि जो उच्च यानी कि माध्यमिक शिक्षा और एक उत्तर माध्यमिक शिक्षा होना चाहिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा के साथ ही साथ आप देखो हाई स्कूल यानी कि माध्यमिक शिक्षा के साथ ही साथ एक उत्तर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट शिक्षा होना चाहिए, जिसको आप जो है 11-12 कहते हो। यानी कि इंटरमीडिएट शिक्षा का जो प्रोविजंस है वो किसकी देन है, वो सैडलर आयोग की ही देन है। और फिर इसको जो है 2 स्टेप्स में बांट देना चाहिए कि एक तरह से जो एक लिटरेरी एजुकेशन है और एक प्रैक्टिकल शिक्षा है, जिसमें एक व्यवहारिक शिक्षा और एक तर लीजिए कि साहित्यिक शिक्षा है। अब आप देखोगे कि इसमें जो है जो 10+2 वाला है, यानी कि 10+2 की जो योजना है वो यहाँ दिखाई दे रही है सैडलर आयोग में। और उत्तर माध्यमिक शिक्षा में एक तो व्यवहारिक शिक्षा यानी कि व्यवहारिक शिक्षा की बात कही गई, और इसमें क्या होगा कि एक तरह से कह लीजिए कि एक तो आपका व्यावसायिक शिक्षा होगी, व्यावसायिक शिक्षा, और एक व्यापारिक शिक्षा होगी, और एक जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो जाना चाहेगा वो साहित्यिक शिक्षा होगी, साहित्यिक शिक्षा होगी। यानी कि इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10+2 की जो अवधारणा है, जो अब तक की शिक्षा प्रणाली हमारी चल रही थी 10+2 का, वो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा कॉन्सेप्ट किससे, सैडलर से। और जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, यानी कि ग्रेजुएशन जो है 3 इयर्स का जो डिग्री कोर्स है, यानी कि 3 वर्षीय डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम, वो भी सैडलर से प्रभावित। तो ध्यान रखना है कि जो 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, यानी कि 3 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है 3 इयर्स डिग्री कोर्स है, यानी कि 10+2+3 3 इयर्स का जो डिग्री कोर्स है, स्नातक 3 वर्षों का डिग्री कोर्स है, यानी कि डिग्री डिप्लोमा की जो बात की गई, और प्लस जो है ऑनर्स की बात की गई। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ऑनर्स की जो शिक्षा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रावीण्य, यानी कि डिग्री डिप्लोमा 3 इयर्स जो ग्रेजुएशन की बात की गई, वो भी सैडलर आयोग का रिकमेंडेशन था। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो एक तरह से जो योजना तैयार की गई, जो माइकल ओ सैडलर के द्वारा जो बताया गया सुझाव जो है, वो एक तो
उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। वहीं से आप देखोगे कि हायर सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात कही गई। और वहीं आप देखो 3 इयर्स डिग्री कोर्स प्लस ऑनर्स की शिक्षा की बात की गई। और विश्वविद्यालय में जो है वाइस चांसलर्स के नियुक्ति की बात की गई। विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर होना चाहिए। और एक तरह से कह लीजिए कि जो शिक्षा है उसे प्रांतीय सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। यहाँ जो स्थिति है, क्योंकि शिक्षा आप देखोगे तो जो राधा कृष्णन आयोग है वहाँ शिक्षा को समवर्ती सूची में बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन यहाँ जो शिक्षा था उसको कहा गया कि राज्य सूची का विषय होना चाहिए, यानी कि शिक्षा को प्रांतीय सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। शिक्षा को प्रांतीय सूची का, जिसको हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं, लेकिन आज जो है शिक्षा हमारी किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में। इसीलिए केंद्र सरकार कहीं कंपल्सन नहीं कर सकती, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है। और राज्य सरकार भी कानून बना सकता, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता। तो आप देखोगे एक तरह से जो शिक्षा का यहाँ जो मैटर है वो शिक्षा जो है, एजुकेशन शुड बी इन स्टेट लिस्ट। और जबकि राधा कृष्णन आयोग में आप देखोगे तो एजुकेशन शुड बी इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस प्रकार से यहाँ अगर देखा जाए तो जो 3 इयर्स विथ ऑनर्स और डिग्री डिप्लोमा की बात की गई, उत्तर माध्यमिक शिक्षा इंटरमीडिएट बोर्ड की बात की गई, और शिक्षा को प्रांतीय सूची के विषय बनाए जाने की बात की गई। तो इस प्रकार से सैडलर आयोग का ढेर सारा रिकमेंडेशन जो है एक तरह से प्रस्तुत किया गया। इसके बाद जो है, इसके बाद आप देखोगे तो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। और बीच में जो है जैसे साइमन कमीशन आ रहा, साइमन रिपोर्ट एक तरह से आ रही है, और साइमन के द्वारा जगह जगह पर जो है, जो भारत में एक तरह से 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, 10 वर्षों का जो विकास हो रहा भारत में, संवैधानिक विकास, उसी को देखने के लिए एक साइमन आयोग का 7 सदस्यीय साइमन आयोग के गठन की बात की गई, जिसके सभी सदस्य आप देखोगे तो अंग्रेज थे। इसलिए भारत में जब आया साइमन आयोग तो उसको जगह जगह पे विरोध किया गया। और फिर आप देखोगे कि उसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहते हैं। और उसी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के एक एक्सिलरी बॉडी के रूप में, एक सहायक कमेटी के रूप में एक समिति आ रही है जिसका नाम क्या है, हार्टोंग समिति। और 1929 की हार्टोंग समिति भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध रही। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट देखते हैं वो हार्टोंग समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। हार्टोंग समिति, ये सर फिलिप हार्टोंग है जिनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी है। तो ये हार्टोंग समिति, ये बेसिकली आप देखोगे तो इनकी कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इतने अटपटे टाइप हैं कि पैराडॉक्स है, उसमें अंतर्द्वंद छिपा हुआ है। क्योंकि आप इनके रिकमेंडेशन को देखोगे तो बड़े घिनौना पक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि जो वर्नाकुलर हमारी स्ट्रीम है उसको रोकने का प्रयास किए। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग आ रहे हैं उनको मिडिल तक ब्रेक करने की बात किया गया। और ये रिकमेंडेशन महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसको। एक तरफ तो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा के तरह जो है प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा की महत्ता दी जानी चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और उसको जो है एक तरह से कह लीजिए प्रमोट करना चाहिए प्राथमिक शिक्षा को। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा को जो है एक तरह से शीघ्र प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत नहीं है, और एक तरह से इसको जो है अनिवार्यता को समाप्त कर देना चाहिए। तो आप देखो अपने बातों में ही अंतर्द्वंद लग रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्ता मिलना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहिए,
राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना चाहिए। और दूसरी तरफ कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता जरूरी नहीं, अनिवार्यता समाप्त कर देनी चाहिए, यानी कि अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जबकि आपने देखा गोखले रिपोर्ट में क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी, शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बेसिक एजुकेशन जिसको हम लोग आज के जो नई नीति है उसमें फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो तो कंपल्सरी होनी चाहिए, उसका तो सार्वभौमिकरण होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अनिवार्य नहीं प्राथमिक शिक्षा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मिडिल वर्नाकुलर स्ट्रीम को मिडिल स्कूल तक ले आकर रोक देना चाहिए, यानी कि जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले, यानी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि वालों को कह रहे हैं, पृष्ठभूमि वालों को मिडिल स्कूल तक, यानी कि मिडिल स्कूल तक शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि 8वीं तक शिक्षा देनी चाहिए, मिडिल स्कूल तक शिक्षा देनी चाहिए। और उसके बाद उन्हें जो है एक तरह से कह लीजिए कि जो व्यावसायिक शिक्षा है या औद्योगिक शिक्षा है, जैसे आप देखोगे ITI वगैरह है, जिसमें एक तरह से कह लीजिए कि उधर की तरफ मोड़ा जाए, इनको साहित्यिक शिक्षा न दिलाया जाए, यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनको रोका जाए। तो ये तो एक तरह से कह लीजिए कि बड़ा ही एक तरह शिक्षा के क्षेत्र में किसी को रोक देना। और आज के समय में आप देखो शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुकी है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन बिकम एज ए फंडामेंटल राइट्स। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में। तो ये चीज़ हम लोगों को देखना है कि इसमें जो वर्नाकुलर पृष्ठभूमि वाले हैं इनको मिडिल स्कूल तक ले आकर ब्रेक कर देना, और इसके बाद इन्हें कौन सी शिक्षा देना, औद्योगिक शिक्षा देना है, या कह लीजिए कि व्यावसायिक शिक्षा देना, साहित्यिक शिक्षा नहीं देना। और जो उच्च क्वालिटी के लोग हैं, जो शहरी स्ट्रीम के लोग हैं, उनको विश्वविद्यालयी शिक्षा में प्रवेश लिया जाए, प्रवेश के लिए जो है आमंत्रित किया जाए। तो ये थोड़ा सा इनका जो है घिनौना पक्ष रहता है, ये बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि विसंगतियों से युक्त ये योजना रहती है। लेकिन फिर भी आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि हार्टोंग समिति किससे संबंधित है, तो आप बताओगे कि ये जो है एक तरह से बेसिक एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन से संबंधित है। तो हार्टोंग समिति को भी ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे कि इसके बाद ही गांधी जी का दांडी मार्च शुरू हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर RTC हो जाएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, 30, 31, 32 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे। फिर आप देखोगे धीरे धीरे 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा, और जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, वो अब तक का सबसे लार्जेस्ट डॉक्यूमेंटेशन है, यानी कि बहुत बड़ा एक प्रलेख है, और जिसमें एक तरह से 2 प्रोविज़न उसके बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और एक जो है सेंट्रल डायरकी, यानी कि प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई, जो कि प्रांत में थी पहले। यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है कि द्वैध शासन, जो डायरकी है, जो डुअल गवर्नमेंट, यानी कि जो विषयों के बंटवारा को लेकर जो डुअल गवर्नमेंट बन रही है, उसको हम लोग प्रांत में लागू करेंगे, और फिर वो प्रांत से हटाकर कहाँ ले आते हैं, उसको केंद्र में ले आते हैं, और फिर प्रांत को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। अब जब प्रांत स्वतंत्र हो जाते हैं तो चुनाव की मांग की जाती है, और आप देखोगे कि भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव होता है 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और जुलाई 1937 में प्रांतीय चुनाव का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप देखोगे कि कुल 11 प्रांत रहते हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रांतों में कांग्रेस की सरकार आ जाती है, यानी कि 7 प्रांतों में फुल फ्लेज कांग्रेस आ जाती है, 2 में मिला जुला मंत्रिमंडल बनता है, और केवल मुस्लिम लीग की सरकार 2 प्रांतों में रहती है। तो वहाँ से आप देखोगे जिन्ना का एक प्रतिक्रियावादी रुख तैयार होता है, और आगे के लिए सेपरेट मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान के लिए एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है।
और फिर 1940 में लीग के प्लेटफॉर्म से जिन्ना सेपरेट पाकिस्तान की मांग करते हैं। तो वो चीज़ है कि चुनाव जब हो गया और 1935 में ये आप देखोगे ऐसी एक योजना, और उसी समय गांधी जी एक पत्र निकालते थे हरिजन। गांधी जी के कई पत्र हैं, यंग इंडिया है, नवजीवन है, हरिजन है। तो नवजीवन का ही एक परिष्कृत रूप है, एक तरह से कह लीजिए कि हरिजन। 1933 में गांधी जी ने हरिजन, और उसी में एक शिक्षा के लेखों की श्रृंखला इन्होंने प्रकाशित किया, और शिक्षा में आए विसंगतियों को, प्राथमिक शिक्षा में आए दोषों को उन्होंने खेद प्रकट किया और एक लेख प्रकाशित किया। और उसी पर आप देखोगे अखिल भारतीय एक सम्मेलन होगा, यानी कि महाराष्ट्र के वर्धा में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां बड़े टॉप लेवल के विद्वान शामिल थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी शामिल थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा गांधी जी ने अनुरोध किया कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है सुझाव बनाओ, आप रिपोर्ट तैयार करो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक समिति बनी, और उसी समिति के द्वारा प्रस्तुत सुझाव के आधार पर वर्धा बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई, जिसको गांधी जी की योजना के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्धा बुनियादी का मतलब ही है प्राइमरी एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा की योजना। तो सम्मेलन होगा 1935 और 37 में यह योजना जो है प्रस्तुत की जाएगी, और जाकिर हुसैन समिति के द्वारा। तो वर्धा क्या है? वर्धा जो है ये महाराष्ट्र में है, प्लेस है जहां ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जाकिर हुसैन समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित। अब यहाँ जो योजना प्रस्तुत की गई, यहाँ ये बताया गया कि मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क पर ध्यान दिया गया। जो आज हम लोग सोच रहे हैं कि इस तरह की शिक्षा हो, क्रिएटिव शिक्षा हो, प्रोडक्टिव शिक्षा हो, यानी कि एक तरह से कह लीजिए हस्तशिल्प कार्य, यानी कि प्रोडक्टिव वर्क की बात की गई। और एक तरह से एजुकेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड कंपल्सरी। जो प्राथमिक शिक्षा है वो निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। और द बेसिक यानी द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इन देयर मदर टंग, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में होनी चाहिए, यानी कि उनके खुद के डायलेक्ट में होनी चाहिए। जो त्रिआयामी फार्मूला आया कि भाई वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, वर्नाकुलर भाषा क्या है, यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि छात्रों के अभिरुचियों के अनुसार होनी चाहिए। एक तो मातृभाषा में हो, छात्रों के अभिरुचियों के अनुसार हो, और प्रोडक्टिव हो, क्रिएटिव हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपल्सरी हो। तो ये चीज़ों को आप देखोगे कि वर्धा बुनियादी शिक्षा बेसिकली किस पर फोकस कर रही है? बुनियादी शिक्षा पर फोकस कर रही है, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस कर रही है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे की तरफ आप देखोगे 40 के दशक में एक केंद्रीय जो है शिक्षा मंत्रणा कमेटी आती है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रहते हैं सर जॉन सार्जेंट। तो सार्जेंट के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की जाती है, जिसको 1944 का सार्जेंट योजना कहते हैं। सार्जेंट योजना, यानी कि सर जॉन सार्जेंट के नेतृत्व में यह योजना प्रस्तुत की गई। और इसमें जो है सार्जेंट योजना में ये कहा गया कि यानी कि एक तरह से कहा जाए कि ये शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास का समीक्षा एक बार कर रहे थे, तो इसमें ये देखा गया कि जो सीनियर सेकेंडरी है, जूनियर सेकेंडरी, यानी कि इन्होंने कहा कि स्कूलिंग की जो शिक्षा है, जो इंटरमीडिएट शिक्षा है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है कि जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा की बात अभी हम लोग कर रहे थे सैडलर आयोग में, तो इन्होंने कहा कि जो उत्तर माध्यमिक शिक्षा यानी कि इंटरमीडिएट शिक्षा है,
उसको समाप्त कर देना चाहिए और एक जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी करके स्लैब बनाना चाहिए। यानी कि दो तरह की शिक्षा की बात करते हैं, एक 11 से लेकर, यानी कि एक तरह से कह लिया जाए कि 11 से लेकर, यानी कि दो प्रकार का ये स्लैब बनाते हैं। एक जो है 11 से लेकर 17 तक वर्ष तक की योजना बनाते हैं और एक जो है 6 से लेकर 11 तक की योजना। यानी कि इस तरह से बनाते हैं एक योजना ये जूनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की। यानी कि एक स्कूलिंग बनाते हैं कि 6 से लेकर 11 तक और 11 से लेकर 17 तक एक शिक्षा का योजना बनाते हैं और कहते हैं कि जो इंटरमीडिएट शिक्षा है उसको समाप्त कर देना चाहिए और इसको जो है एक तरह से प्रमोट करना चाहिए। और शिक्षा को जो एक तरह से बढ़ावा देने के लिए ये 40 वर्ष का समय लेते हैं कि 40 वर्षों में इसे जो है देख रेख किया जाएगा शिक्षा का। लेकिन एक समिति आती है, खेर समिति आती है जो इस समय अवधि को कम कर देती है और 40 वर्ष को घटा के क्या कर देती है, 16 वर्ष कर देती है। यानी कि 16 वर्षों में समीक्षा की जानी चाहिए। तो इसमें 2-3 प्रावधान महत्वपूर्ण है। एक तो स्कूलिंग को इन्होंने जूनियर सीनियर सेकेंडरी में बांट दिया और इंटरमीडिएट शिक्षा को समाप्त करने की बात किया। और नेक्स्ट चीज़ जो है समय को खेर समिति ने घटाकर 16 वर्षों का कर दिया। लेकिन आप देखोगे उससे पहले ही देश को आज़ादी मिल जाएगी और इस योजना का एक तरह से ये जो मंतव्य था वो पूरा नहीं हुआ। इसके बाद आप देखोगे तो आज़ादी के बाद राधा कृष्णन आयोग का गठन किया जाए। अब जब आज़ादी मिल गई तो आज़ादी के बाद आप देखोगे कि पूरे सभी स्तरों पर शिक्षा का सुझाव देने के लिए बेसिकली आप देखोगे तो राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। 1948 में राधा कृष्णन आयोग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण आयोग है और इसमें आप देखोगे तो डॉक्टर मुदालियार सदस्य के रूप में रहते हैं। डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर मेघनाथ शाह और डॉक्टर जेम्स डफ करके, डॉक्टर जेम्स डफ करके इसके जो है एक तरह से मेंबर रहते हैं। यानी कि एक प्रकार से उच्च शिक्षा के लेवल में, यानी कि टॉप रैंक के जो महत्वपूर्ण शिक्षा विशारद हैं वो इसके मेंबर के रूप में रहते हैं। जैसे आप आगे चल के देखोगे एक मुदालियार समिति बनी थी और मेघनाथ शाह और ताराचंद्र ये एक तरह से कह लीजिए इसके मेंबर बनते हैं और फिर इसके द्वारा रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया जाता है। और इस रिकमेंडेशन में आप देखोगे तो पूरी जो आज की शिक्षा प्रणाली, इसमें एक चीज कहा गया कि शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। यानी कि एक तरह से जो संघात्मक स्वरूप भारत का स्ट्रक्चर आ रहा है, यानी कि पावर का जो डिवीज़न की बात की जा रही है, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, सूचियों का विभाजन हो, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और धीरे धीरे संविधान सभा का एक तरह से कह लीजिए निर्माण चल रहा संविधान सभा के द्वारा संविधान का। तो ये चीज़ों को देखते हुए यहाँ एक शिक्षा को जो है समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए। यानी कि एजुकेशन शुड बी इन कॉन्करेंट लिस्ट। और अंततः आप देखोगे तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो 1976 में होता है, 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जैसे वन है, माप तौल है, फॉरेस्ट है, न्याय है, शिक्षा है, ये राज्य सूची से निकल कर और कहाँ चले जाते हैं, समवर्ती सूची में। तो आप देखोगे कि जो उसके विषय रहते हैं वो घटकर आ जाते हैं, 66 रहते हैं
और 61 हो जाते हैं, और इसके 47 रहते हैं और 52 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। शिक्षा को किस सूची में रखा जाना चाहिए? समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। तो एक तो ये रिकमेंडेशन हमें ध्यान रखना, समवर्ती सूची का विषय हो। और दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि जो स्कूलिंग हो, यानी कि 365 दिन होते हैं, तो उसमें इन्होंने कहा कि 180 डेज पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। छुट्टियों को छोड़कर, संडे को छोड़कर अगर पूरा शेड्यूल की बात किया जाए तो 180 डेज स्कूलिंग होना चाहिए। 180 दिनों की पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। और इसमें भी आप देखोगे कि 11 सप्ताह का, 11 सप्ताह का आप बनाओगे शेड्यूल और 3 सत्र बनाओगे, 3 सत्र होना चाहिए। यानी कि 180 डेज जो स्कूलिंग की बात की गई वो भी किसके रिकमेंडेशन का परिणाम है? राधा कृष्णन आयोग। और इसके बाद आप देखोगे 11 सप्ताह का 3 सत्र सेशन की बात किया इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक सेवाएं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा कि सिविल सेवा का जनक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लेकिन आईसीएस का जनक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि आईपी चेंज इनटू आईपीएस और आईसीएस चेंज आईसीएस चेंज इनटू आईएएस। तो अगर आज़ादी के समय अखिल भारतीय सेवाओं को आप देखोगे तो 2 अखिल भारतीय सर्विसेज। 1966 में आईएफएस को भी अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे दिया गया। लेकिन जब 1947 या 1948 की बात हो रही है तो यहाँ जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो 2 ही हैं। एक ऑल इंडिया, यानी कि एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक पुलिस सर्विस। आईपीएस और आईएएस 2 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, बाकी सब केंद्रीय सेवाएं। तो इसको एक चीज़ दिमाग में हमें रखना है कि जो प्रशासनिक सेवाएं, जिसके लिए आज हम लोग देखते हैं कि ग्रेजुएशन शुड बी कंपलसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन यहाँ कहा गया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक योग्यता अनिवार्य नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक योग्यता की अनिवार्यता नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा एक रिकमेंडेशन है। तो सारी रिकमेंडेशन आपके फेज में, यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में फीड होना चाहिए। जैसे एक शिक्षक क्या है, शिक्षक को भी देखते हो कि अगर आप वो सजग न रहे तो शिक्षक भी नहीं याद कर पाएगा। उसी तरह स्टूडेंट के साथ है, बार बार फ्रीक्वेंसी डालोगे। एक साधना है ना, तपस्या है। और जब उसको आप बार बार फ्रीक्वेंसी डालोगे तो वो चीज़ क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगी। जैसे आप देखते हो कि शुरू से आप साइकिल चलाना सीखते हो ना, और जब साइकिल सीख लेते हो तो आप देखो बिना सोचे मोबाइल लगा के भी साइकिल चला लेते हो आप। यानी कि बार बार जब उसको आप जब रिपीट करोगे तो आवृत्ति प्रवृत्ति में बदल जाएगी और प्रवृत्ति आदत बन जाएगी, और वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा। तो एक चीज़ दिमाग में आपको रखना है, यानी कि इसको क्या है कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए स्नातक योग्यता अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ एक रिकमेंडेशन और कहा गया, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ एक रिकमेंडेशन जो आया उसमें ये कहा गया कि जो शिक्षा है, मतलब जो एक तरह से जो मार्गदर्शन है विश्वविद्यालयों का, उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक तरह से एक यूजीसी का गठन करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की बात कही गई। और आप देखोगे कि जो यूजीसी को ख़त्म करने की बात अभी इसमें नई शिक्षा योजना में बताया गया, तो यूजीसी के गठन की बात की गई और 1953 में यूजीसी का गठन हो जाता है। और इसे एक्ट के द्वारा, संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में एक ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा दे दिया जाता। तो अगर यूजीसी के गठन की बात आएगा, स्थापना की बात आएगा, तो 1953 में यूजीसी का गठन कर दिया जाता है अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ राधा कृष्णन आयोग।
तो ये चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि राधा कृष्णन आयोग में क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, कैसे कैसे उसको आप समझोगे। और इसके बाद आप देखोगे तो 1952 में आप देखोगे तो एक मुदालियार समिति आती है, जो आज टीजीटी पीजीटी वगैरह की परीक्षा होती है, यानी कि माध्यमिक जो बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है इलाहाबाद में जो स्थापित है, उनके जो रिकमेंडेशन आए वो मुदालियार आयोग या मुदालियार कमेटी के द्वारा, मुदालियार समिति के द्वारा उसको रिकमेंडेशन दिया गया, जो 1952 में। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देखोगे कि एक महत्वपूर्ण आयोग है कोठारी आयोग। अब यहाँ से ध्यान रखना है 1964 में आप देखोगे कोठारी आयोग शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए जाना जाता है। डीएस कोठारी की अध्यक्षता में है 1964 का कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग। तो आप देखोगे जो कोठारी आयोग है ये जो है 1964 का है। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में है कोठारी आयोग। और इस समय का अगर आप अध्ययन करोगे तो आप देखोगे कि डीएस कोठारी के अध्यक्षता में कोठारी आयोग का गठन किया गया और इसमें टॉप लेवल के जो देश थे जैसे रशिया है, इंग्लैंड है और अमेरिका है, इनमें जो टॉप लेवल के जो शिक्षा विशारद थे उनसे भी परामर्श लिया गया। और एक तो आप देखोगे कि जो यूनेस्को के सचिवालय के जो है एक तरह से सचिव थे वो मैकडूगल, तो जेएफ मैकडूगल की सेवाएं इसमें मिली, उनकी परामर्श से लिया गया इसमें। और 64 का समय आप जानते ही वो क्रिटिकल है क्योंकि उससे पहले इंडो चाइना वार हो चुका है, 65 में इंडो पाक वार हो गया। और इसी समय आप देखोगे कि हमारी जो तालमेल है एक तरह से अमेरिका से बिगड़ते हैं और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं इस समय, तो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। और आप देखो कि ये जो दौर है यानी कि 65 में इसके रिकमेंडेशन नहीं आ पाए तो 66 में आए इसके रिकमेंडेशन और फिर 67 में उस पर बात जो किया गया, विचार किया गया और 68 में हमारी नई राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। जो भारत सरकार की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 1968 की है, फिर 86 में दूसरी उसका मॉडिफाइड जो है 92 में आया, फिर और तीसरी जो आई है ये मोदी सरकार के द्वारा जो है, जो लेटेस्ट हमारी जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई से जो शिक्षा नीति आई है 2020 वाली, वो आज़ादी के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 34 वर्षों के बाद है ये, यानी कि 34 वर्षों के बाद शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत क्रांतिकारी और अभूतपूर्व बदलाव लेकर पूरा भारी भरकम जो है सुझावों के साथ नई शिक्षा नीति की प्रणाली आई। तो कोठारी आयोग में एक तरह से अलग ही बताया गया, इसमें जो एक्सपीरियंस आप देखोगे तो वो दिखाई देगा इसमें, यानी कि एक तो हरित क्रांति का समय आ गया। जब जाहिर सी बात है कि विड्रॉ कर लिया अमेरिका, खाद्यान्न सप्लाई करना रोक दिया गेहूं का, तो ऐसे समय में जो ये स्वामीनाथन है और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत कर दी गई और एमएस स्वामीनाथन के द्वारा तो मैक्सिको से हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स से मंगवाए जो है। तो ये हरित क्रांति का समय है। तो इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, दो ही चीज़ पर फोकस किया, क्योंकि दो ही चीज़ में हम लोग पीछे थे, एक तो जवान एक किसान। तो जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा, अब इस समय आप देखोगे कि कृषि अनुसंधान पर बल देने की बात कही गई, यानी कि उसको बढ़ावा दिया जाए, सोच रिसर्च वगैरह को प्रोत्साहन दिया जाए, वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ावा दिया जाए। तो कोठारी आयोग में आप देखोगे जितनी संस्तुतियाँ, मोरल एजुकेशन की बात की गई, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई, सोशल सर्विसेज की बात की गई,
सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी लेवल पर किसी को शिक्षा दें तो उसमें हम ये बताएं कि सोशल सर्विसेज, ऐसा नहीं है कि प्राथमिक लेवल पर भी उसको हम लोग दे सकते हैं एक तरह से माइंड मेकअप करने के लिए। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य सर्वांगीण विकास का है। तो उसमें कहा गया कि कार्य अनुभव की शिक्षा और सामाजिक सेवा की शिक्षा, नैतिक एजुकेशन की बात की गई, मोरल एजुकेशन की, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई कि जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसकी बात की गई, क्वालिटेटिव विकास की बात की गई, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कृषि अनुसंधान की बात की गई, और 6% जो है यानी कि नेशनल इनकम का 6% भाग शिक्षा पर लगाया जाना चाहिए। तो अगर इस तरह की सारी योजनाओं को आप देखोगे तो इन्हीं के रिकमेंडेशन को लेकर हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बनती है। तो कोठारी आयोग के ही रिकमेंडेशन पर आप देखोगे तो 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनती है। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होता है जिसमें ये कहा गया कि त्रिआयामी फार्मूले को लागू किया गया, यानी कि त्रिआयामी फार्मूला बताया गया। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में त्रिआयामी फार्मूला का मतलब क्या है कि जैसे अंग्रेजी, हिंदी और प्लस वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे पंजाब के क्षेत्र में है तो पंजाबी, मराठवाड़ा के क्षेत्र में है तो मराठी, तमिल के क्षेत्र में है, तमिलनाडु में है मलयालम, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कन्नड़ है, मलयालम है, केरला के क्षेत्र में है। तो जो रीजनल लैंग्वेज वहाँ की है उसको ज़रूर प्रमोट किया जाए। जैसे अब की बार जो शिक्षा योजना में आप देखोगे उसकी झलक मिलेगी पूरा। तो यहाँ ये कहा गया कि त्रिआयामी फार्मूले को लागू किया जाए, यानी कि वहाँ की लोकल भाषा को भी नज़रअंदाज नहीं करना। वहाँ की जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है, मातृभाषा उनकी है, उसमें भी उनको जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ एक तरह से कहा गया कि जो क्वालिटेटिव विकास की बात, यानी कि शिक्षा में गुणवत्ता की बात, और 6% उस पर खर्च करने की बात, यानी कि राधा कृष्णन आयोग के कोठारी आयोग के जितने भी रिकमेंडेशन उसी को लेकर एक तरह से हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार कर ली गई। इसके बाद आप देखोगे तो इसके बाद जो है 1986 में द्वितीय यानी कि नई शिक्षा नीति आ गई, जिसको हम द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह सकते हैं। और इसमें जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई, यानी कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। जैसे कोठारी में आप देखोगे तो कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की गई, यानी कि राष्ट्रपति के बेटे से लेकर और चपरासी के बेटे तक, यानी कि हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है। कॉमन स्कूल सिस्टम, कोठारी आयोग। तो वहाँ से आप देखोगे यहाँ जो योजना चलाई गई, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई कि इसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाए, यानी कि जन जन तक शिक्षा को पहुँचाया जाए। तो 2-3 योजनाएं इसकी बड़ी महत्वपूर्ण रही। एक तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए और जन जन तक शिक्षा को जो है पहुंचाया जाए, और तीसरी चीज़ जो है कि 86 में जो शिक्षा की साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेशियो है 36%, उसको 2000 टारगेटेड रखा गया कि 2001 की जनगणना में उसको 56% कर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो यहाँ पर आप देखोगे जो लिटरेसी रेशियो है 36%, उसको जो है 2001 के सेंसस में 56% का टारगेट रखा गया, जो एक तरह से अचीव कर लिया गया। तो ये टारगेटेड प्लान था, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, सार्वभौमिकरण। इसके बाद आप देखोगे कि इसी का मॉडिफाइड किया गया 92 में। वो कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है नहीं रहा, लेकिन उसी का मॉडिफिकेशन हुआ, यानी कि 92 में। अब इसके बाद आप देखोगे 2020, यानी कि 34 वर्ष के बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही, जो लेटेस्ट है। इसके बाद आप देखोगे तो 1990 में एक राममूर्ति समिति आई जिसने रिकमेंडेशन प्रस्तुत किया। फिर ग्लोबलाइजेशन का समय शुरू हो जाता है, यानी कि एलपीजी का समय शुरू हो जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे समय में हम लोगों को जो है एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन करने की आवश्यकता थी।
तो ये चीज़ें राममूर्ति समिति का मुख्य रिकमेंडेशन क्या था कि शिक्षा यानी कि एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार परक होनी चाहिए, रोजगार उन्मुखी शिक्षा देनी चाहिए। और इसके बाद आप देखोगे कि 86वां जो संवैधानिक संशोधन है वो 2002 में, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा उसको निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए जो है उसको संविधान के आर्टिकल 21 कैपिटल ए में उसको रख दिया गया और उधर डीपीएसपी में अनुच्छेद 45 में संशोधन कर दिया गया और वहाँ राज्य का कर्तव्य बताया गया और फिर जो है माता पिता का कर्तव्य बताया गया कि अपने पाल्या को शिक्षा के लिए जो है प्रेरित करें, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य में भी जुड़ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी जुड़ गया और मौलिक अधिकार में भी जुड़ गया। और इसके बाद आप देखोगे तो 2009 में आरटीई एक्ट पास हो गया और 2000 यानी कि 2010 अप्रैल 2010 से उसको लागू कर दिया गया और उसी निरंतरता में आप देखेंगे तो 2017 से हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज़ादी के बाद उसको प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपको फंडामेंटल्स जानकारी रखना है, जो कि आप देखोगे कि उसमें जो है कर्नाटक को बताया जा रहा है कि कर्नाटक जो है एक ऐसा राज्य है जो इसे अगस्त 20 तक पूरा करने की बात कर रहा है। तो यानी कि अगस्त 20 तक अगर कर्नाटक उसे पूरा कर देता है तो भारत का पहला राज्य जो इस नीति को लागू कर देगा। तो उसमें भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जो हमें जानना है, यानी कि 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति है तो उसमें कुछ जो है जैसे बदलाव जो किए गए, अगर उसका हम लोग एक बार सर्वे किया जाए, उसके थीम को जाना जाए कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ जो बेसिक योजना आई, यानी कि जो एक तरह से कह लीजिए कि जो 5+3+3+4 की योजना, ये जो आंकड़ा आया और इसके बाद आप देखोगे जो पहले की योजना थी 10+2, यानी कि 10+2 का जो प्रोग्राम था, पहले क्या था 10+2+3 ऐसे प्रोग्राम था, +2 फिर पीएचडी एमफिल आ जाती थी, फिर पीएचडी आती थी, एमफिल फिर पीएचडी आ जाती थी। यानी कि इस तरह का, यानी कि ये जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन है, स्नातक है और ये स्कूलिंग है जो 10+2 की स्कूलिंग है। तो ये चीज़ आप देखोगे कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ले आया गया और इस तरह का जो स्ट्रक्चर किया गया, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये फाउंडेशन कोर्स के रूप में इसको रखा गया और ये प्रीपरेटरी जो है एक तरह से कह लीजिए, और ये मिडिल स्टेज है और यहाँ तक एक तरह से आते आते आप देखोगे तो ये जो है एक तरह से स्कूलिंग यहाँ से शुरू हो जाती। तो यानी कि यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये जो है यानी कि 3 वर्ष से लेकर और 6 वर्ष तक का करिकुलम, यानी कि एक आपका जो है नर्सरी और LKG और UKG +1 और 2 यहाँ तक का है। तो 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इस तरह का जो फाउंडेशन कोर्स है इसको फाउंडेशन कोर्स बताया गया। यानी कि नर्सरी है, फिर LKG है, फिर UKG है, फिर 1 और 2। इसमें एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रखा जाएगा। इसमें आप देखोगे कि एक तरह से फाउंडेशन कोर्स है और एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं है और एक्टिविटीज़ के साथ, फन के साथ एजुकेशन को प्रमोट करना। उसके बाद आप देखोगे तो जो नेक्स्ट दौर की पढ़ाई, यानी कि ये तो 6 तक हो गया, फिर 6 से लेकर 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, यानी कि 4 वर्ष का। अब इसके बाद आप देखोगे ये क्या है 6, 7, 8, 6, 7, 8, फिर ये क्या है यानी कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 और फिर
6, 7, 8 यहाँ तक पहुँच गए। और फिर इसके बाद आएगा 9, 10, 11, 12। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि 10 + 2 यानी कि 12 तक पहुँच गए। अब इसमें जो किया गया बदलाव, यानी कि एक तो आपको यहाँ से जो मिसलेनियस था, यहाँ से स्ट्रीम चॉइस करना था, लेकिन अब पूरा मिसलेनियस हो गया। यानी कि इसमें एक तरह से जो योजना लाई गई, जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की योजना लाई गई, विषय को चुनने की आज़ादी। आप देखोगे नो स्ट्रीम, अब स्ट्रीम वगैरह को सब कंपलसरी नहीं है, स्ट्रीम ख़त्म कर दिया गया और विषय को चुनने की आज़ादी ले आए गए। यानी कि विषय का चुनाव आप जो है कहीं किसी स्ट्रीम से कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन आप देखो तो ग्रेजुएशन इसमें जो है, अब इस योजना में आप आओ तो यहाँ आप देखोगे +4 यानी कि 3 + 4 यानी कि ऑब्लिक कर दिया गया। अब जो 4 साल का ग्रेजुएशन है, वो अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करके आएगा तो उसको 1 वर्ष का एमए करना पड़ेगा और फिर वो डायरेक्ट जो है पीएचडी में प्रवेश कर जाएगा। यानी कि एक प्रकार से वही है स्ट्रक्चर जो पहले का है, लेकिन उसमें अब वर्ष आपका जाया नहीं जाएगा। यानी कि अगर सामान्य कोई ग्रेजुएट करना चाह रहा तो 3 इयर्स में वो कर लेगा, और अगर हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहा है यानी कि पीएचडी की तरफ बढ़ना चाह रहा तो एमफिल को ख़त्म कर दिया गया। अब एमफिल में भी 1 वर्ष लगते थे। यानी कि अगर 4 इयर्स का आपका ग्रेजुएशन है तो आप 1 वर्ष करके एमए और पीएचडी में दाखिला ले सकते हो आप। यानी कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया, तो 1 वर्ष उधर से बचा। और यहाँ पर जो बनाया गया एक मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल जो है एंट्री का पॉइंट बनाया गया कि जैसे मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर आपने कर लिया, अब ग्रेजुएशन है, अब कोई स्ट्रीम नहीं है, जैसे कॉमर्स है, साइंस है, अब सबका भेदभाव ख़त्म करके एक स्ट्रीम, एक अलग ही ग्रेजुएशन केवल नाम दिया गया। अब उसमें जैसे फर्स्ट ईयर आप कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर कर लिए आप तो सर्टिफिकेट मिल गई, सेकेंड ईयर कर लिए आप तो डिप्लोमा मिल गया, थर्ड ईयर कर लिए तो बैचलर डिग्री मिल गई, और फोर्थ ईयर भी कर लिए तो बैचलर विथ एडवांस एक तरह से रिसर्च की डिग्री मिल गई। और ये आपके जो है एक एकेडमिक बैंक बनाया गया, एक एकेडमिक बैंक का प्रावधान किया गया कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। यानी कि जिस वर्ष आप छोड़ कर गए हैं, अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ के गए हैं और 3 साल गैप के बाद फिर आ जाएंगे, तो वो नंबर आपके जो वो अंक हैं, वो पॉइंट आपके बैंक में जुड़ा रहेगा। पहले क्या होता था कि आप स्ट्रीम मान लीजिए 1 वर्ष बीए किए, फिर आपको लगा कि नहीं सही है, फिर बीएससी में जाना है, तो फिर आप शुरू से करते थे, या 2 वर्ष करके छोड़ दिए। अब क्या है, वहीं से आप उठाओगे। यानी कि आपका वर्ष कहीं जाया नहीं जाएगा, 2-3 वर्ष के बाद आओगे, फिर उसमें आप स्ट्रीम में जुड़ जाओगे। इसी को नाम दिया गया क्या, मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। जब चाहें आप जाएं, जब चाहें आए, और कोई मतलब चॉइस की आज़ादी है, विकल्प जो आपके पास हैं पूरी स्वतंत्रता है कि एक चाहो तो आप साइंस ग्रुप से ले लो, एक कॉमर्स ग्रुप से ले लो, एक आर्ट्स ग्रुप से ले लो। यानी कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना के आप शिक्षा प्राप्त करो। और एक नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन बनाए जाने की बात की जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की जा रही है, और आपके जो ये जो यूजीसी है इसको समाप्त करने की बात है, एमफिल को समाप्त करने की बात। और ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा योजना है, इसमें जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मंत्रालय है, मानव संसाधन मंत्रालय है, उसको समाप्त कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय के नाम से, जिसमें हमारे पोखरियाल साहब हैं, निशंक, जो एक तरह से कह लीजिए कि बड़े ही योग्य व्यक्ति हैं, तो पहली शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी उस पर जो है एक तरह से कार्य कर रहे हैं। तो ये जो योजना है, और ये कस्तूरी रंगन जो पूर्व के इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में ये पूरा अमल में आ रही योजना। तो इसमें बड़े एक्सपर्टाइज के लोगों के लगे हुए हैं पूरा,
और इसको आप देखोगे तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में आ रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी बढ़ावा देना। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिस्पर्धा लाने के लिए कैंपस यूनिवर्सिटी यानी कि टॉप रैंक की जो यूनिवर्सिटी है विश्व की, वो हमारे यहाँ उसको आने का चांस मिलेगा, जिसको एक तरह से कैंपस लगाने का चांस मिलेगा, तो हमें भी विदेश में जाने का चांस मिलेगा। इससे क्या है कि जो लाखों लोग जो है चले जाते थे, जैसे अमेरिका चले जाते थे, तो अगर हमारे यहाँ जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी को कैंपस बनाने की अनुमति मिलेगी। ये मनमोहन सिंह के समय में भी हुआ था, जिस समय विपक्ष में लोग थे तो विरोध कर रहे थे, लेकिन मनमोहन सिंह के समय में उसमें सिक्योरिटी राशि वगैरह इतनी थी कि वो अमल में उतना नहीं आ पाया। तो उसको अब ये कहा गया कि आपको सिक्योरिटी राशि नहीं देना है और आप अपना कैंपस ले आओ। तो उससे क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्वालिटेटिव विकास होगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि टिल टुडे यानी कि आज तक उसमें बहुत से नए आयाम किए गए, एक परख शुरू किया गया, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए एक परख का एक तरह से किया गया शुरुआत। तो इसमें हमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ओवरऑल जो मसौदा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया कस्तूरी रंगन के द्वारा, वो पूरा हमें पूरी ओवरऑल एक शिक्षा का अवलोकन करना है और उसका वो एक ओवरव्यू लेके चलना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने बखूबी पूरा सब कुछ अध्ययन किया शिक्षा के क्षेत्र में, और इसमें आप एक बार फिर से देख लेना पूरा और एक लिस्ट बना लेना जितने कमीशन हम लोग पढ़े हैं। वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? बेसिकली हायर एजुकेशन से संबंधित है। हंटर कमेटी हंटर आयोग किससे संबंधित है? यानी कि प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है। रैले आयोग किससे संबंधित है? तो बेसिकली हायर एजुकेशन से संबंधित है। इसके बाद गोखले योजना किससे संबंधित है? प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित। सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो विश्वविद्यालय योजना से, कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधित। हार्टोंग समिति किससे संबंधित है? तो बेसिकली जो है प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन से संबंधित। वर्धा एजुकेशन गांधी जी की किससे संबंधित है? तो बेसिक बुनियादी शिक्षा से संबंधित। राधा कृष्णन आयोग शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डालने के लिए। कोठारी आयोग आप देखोगे तो वर्सेटाइल शिक्षा यानी कि सार्वभौम कॉमन स्कूल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, मोरल एजुकेशन के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए, यानी कि जो सोशल सर्विसेज है उसको एक तरह से पढ़ाए जाने के लिए। और उसी के आधार पर हमारी शिक्षा योजना तैयार की गई, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 की। और उसके बाद 1986 में नई शिक्षा नीति यानी कि दूसरी शिक्षा नीति आई, उसमें 92 में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। और उसके बाद लेटेस्ट जो है 2020 की जो शिक्षा नीति हमारी है वो एक तरह से लेटेस्ट है, जो आज़ादी के बाद तीसरी है। और 34 वर्षों के बाद ये शिक्षा नीति जो है भारत सरकार के द्वारा तैयार की गई, जो लग रहा है कि 2021 और 22 के जो है सत्र में इसको जो है लागू कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। और आप लोगों ने पेशेंसफुली आज इसको सुना और इस दौर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और कल हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, जिसको हम भारत का सांविधानिक विकास कहते हैं। तो कल हम लोग पूरा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे, जो रेगुलेटिंग से लेकर और लास्ट तक होगा 1935 के भारत शासन अधिनियम तक होगा, 1947 के इंडिपेंडेंट एक्ट तक होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो संविधान के लिए भी महत्वपूर्ण है और इतिहास के मॉडर्न पार्ट के लिए महत्वपूर्ण है। मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्री में क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। और आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक शालीनता के साथ सुना और नोट्स भी बनाए होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल ऑफ यू।